इसके पहले की जो क्लास थी उसमें आप लोगों ने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु संरचना के बारे में समझा था। जो आज की क्लास है उसमें हम परमाणु संरचना से संबंधित कुछ नियम देखने वाले हैं कि जो परमाणु संरचना होती है उसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं। यदि हम पहले नियम की बात करें तो पहले आपको यह समझना होगा कि जो परमाणु होता है वह स्वतंत्र अवस्था में आवेश रहित कण होता है। अब आवेश रहित कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। प्रोटॉन पर क्या रहता है? धन आवेश रहेगा और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहेगा। जब दोनों आवेश बराबर रहेंगे तो वो वैसे ही क्या हो जाएगा? आवेश रहित हो जाएगा। तो प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में क्या होता है? आवेश रहित होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। और न्यूट्रॉन तो आप जानते हैं कि वैसे ही क्या होता है? आवेश रहित कण होता है। अब यदि हम यह भी बोल सकते हैं कि इसमें कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के बराबर होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? परमाणु आवेश रहित कण हो जाएगा। दूसरी कक्षा में दूसरे नियम में यह बताया गया है कि जो परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन का वितरण है, आप जानते हैं कि नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो उन इलेक्ट्रॉन का विभाजन उन कक्षाओं में या उन ऑर्बिट में किस प्रकार से किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो होता है 2n²। जो परमाणु की कक्षाएं होती हैं उन्हें कुछ अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। यहाँ पर K, L, M, N, O, P, Q इस प्रकार से यहाँ पर कुछ अल्फाबेट से उन कक्षाओं को दर्शाया जाता है। जो स्टार्टिंग की 4 कक्षाएं होती हैं वह K, L, M, N होती हैं और इनमें जो इलेक्ट्रॉन का विभाजन है वो इस सूत्र के माध्यम से किया जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो L लिखा है यहाँ पर आपको क्या रखना है? कक्षा के क्रमांक रखना है कि पहली कक्षा है कि दूसरी है कि तीसरी है या फोर्थ है। बाकी इसमें आप जैसे ही गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगी कि पहली कक्षा में 2 रहेंगे, दूसरी में 8 रहेंगे, तीसरी में 18, चौथी में 32 और ऐसे ही आगे। तो ये 4 कक्षाओं का आपका यहाँ पर क्या दिया गया है? विभाजन दिया गया है। अब आपका जो तीसरा नियम है परमाणु संरचना में वह यह कहता है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होने के बाद ही जो अगली कक्षा रहेगी उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? जाना होगा। यदि जो पहली कक्षा है मान के चलो यदि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है तो पहले वह कक्षा भरी जाएगी, उसके बाद ही यदि कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो क्या है? अगली कक्षा में ट्रांसफर हो गया, उसको अगली कक्षा में क्या है? जाता है। यह आपका तीसरा नियम हो जाता है। चौथा नियम ये कहता है कि अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यह आपका फोर्थ नियम है। पांचवा नियम यह कहता है कि किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर नई कक्षा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। वही जो कि भाई एक कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से निर्धारित है वह यदि पूरी हो जाती है तो जो अगली कक्षा है उसका अपने आप निर्माण हो जाता है और जो अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगली कक्षा में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। अब इसके बाद में हम कुछ तत्व के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ तत्व के इलेक्ट्रॉन की संख्या का विभाजन उनकी कक्षाओं के हिसाब से किया है और उनमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या होता है? विभाजन होता है। सबसे पहले यहाँ आप देखिए जो प्रकृति का सबसे सरलतम परमाणु क्रमांक वाला तत्व है वह है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो एक आएगा, प्रोटॉन भी एक आएगा, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें
उपस्थित नहीं रहता है। अब यदि हम ऑक्सीजन की बात करें जो हमारा दूसरा तत्व है, तो ऑक्सीजन का जो हमारा परमाणु क्रमांक है वह 8 होता है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमारी प्रथम कक्षा में आएंगे और जो 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वह हमारी दूसरी कक्षा में चले जाएंगे। यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का विभाजन देखें तो इस प्रकार से होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 आएगी, प्रोटॉन की संख्या भी 8 आएगी और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी आती है, 8 आती है। अब इसके बाद एग्जाम में और 2 चीज पूछी जाती है, कभी कभी वह आपसे किसी भी तत्व का परमाणु भार पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है जो परमाणु भार होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मिलाकर बनाया जाता है। परमाणु भार की बात कर रहे हैं, ठीक। यदि वो परमाणु क्रमांक पूछता है तब उस समय आप उसको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी की भी संख्या बता सकते हैं। परमाणु क्रमांक के रूप में हम प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में से एक की संख्या बता सकते हैं। क्यों? हम आपको पहला ही नियम पढ़ा चुके हैं कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और यदि वो आपसे पूछ ले कि हमको न्यूट्रॉन की संख्या, तब भी वो आप क्या कर सकते हो, उसको कैलकुलेट करके क्या कर सकते हो, बता सकते हो। वो कैसे बता सकते हो? परमाणु भार के माध्यम से वह आप कैलकुलेट करके उसको बता सकते हो। तो यदि अभी हमने यहाँ पर 2 तत्व के बारे में देखा, हम कुछ और एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर बता देते हैं जिससे कि थोड़ा सा और आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। इसके बाद यदि हम एक तत्व और यहाँ पर दिया गया है सोडियम, ठीक। यदि हम सोडियम की बात करें तो इसमें जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा वह कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक में हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें जो हमारा परमाणु क्रमांक हो जाएगा, हम यहां लिखते जाते हैं, परमाणु हमारा जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक। 11 होने का मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 11 रहेगी, ठीक। अब कैसे रहेगी वो देखिए। आपको पता है जो सेंटर होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम P बराबर लिखते हैं, क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक। अभी हम यहाँ पर न्यूट्रॉन की जगह छोड़ देते हैं, कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, केंद्रक हो गया। अब इसकी जो पहली कक्षा है उसमें कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यह आ गया, दूसरा यह आ गया। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 आते हैं, ठीक। तो 8 बना देंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमारे पास कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक। अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन शेष बचता है और कहाँ चला जाएगा, अगली कक्षा में, क्योंकि नियम यही कहता है कि एक कक्षा पूरी होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो कहाँ चले जाएंगे, अगली कक्षा में चले जाएंगे, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई है, 11 हो गई। क्यों? क्योंकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब आप यह बोल सकते हैं कि सर हमें आप इसका परमाणु भार निकाल के बता दीजिए, ठीक। तो उसके लिए देखो, पहले तो हमें परमाणु भार मालूम होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, सबके अलग अलग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और उनकी संख्या का क्या कर पाएंगे, कैलकुलेशन। इसका जो परमाणु भार होता है जो इसका परमाणु भार होता है वह होता है 23। कितना होता है, 23 होता है, ठीक। आप लोग भी देख लेना, जैसे कुछ के तो याद रहते हैं और आप कर भी सकते हैं। इसका क्या होता है, 23 होता है। अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या पता है, लेकिन आपको न्यूट्रॉन की संख्या पता है क्या, नहीं पता है, ठीक। तो आप क्या करोगे, इस 23 में से, जो आपका इस 23 में से
आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो आप इसमें से किसी एक की संख्या को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, चाहे प्रोटॉन की करें चाहे इलेक्ट्रॉन की। तो आप इसमें से क्या कर देंगे, 11 को माइनस कर देंगे, ठीक। तो जो बचेगा यहाँ पर 12, वह क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा आपकी न्यूट्रॉन की संख्या। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर आपको सब पता चल गया। यदि हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप बताओगे 11। यदि हम आपसे पूछें प्रोटॉन कितने हैं तो आप बता सकते हो 11। यदि हम आपसे पूछें न्यूट्रॉन कितने हैं तो आप बता सकते हो 12, ठीक। यदि हम आपसे पूछें इसका परमाणु क्रमांक कितना है तो आप बता सकते हो 11। और यदि हम इससे पूछें कि आपका परमाणु भार कितना है तब भी आप बता सकते हो कितना है, 23। यह भी एक रीजन है, यह भी एक तरीका हो सकता है कि यदि आपको उसने परमाणु भार नहीं दिया है तब भी आप क्या कर सकते हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर निकाल सकते हो, या न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़कर भी आप क्या निकाल सकते हो, उसका परमाणु भार निकाल सकते हो। आया समझ में, ठीक। यह जो चीजें इससे रिलेटेड थी सब अपन ने डिस्क्राइब यहाँ पर कर दिया है, ठीक। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप लोग आगे पूछ लेना, हो गया। अब हम लोग परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को विस्तार से समझने वाले हैं। परमाणु भार इंग्लिश में जिसको एटॉमिक वेट के नाम से जाना जाता है, इसमें जो आपके केंद्रक के अंदर जो चीजें होती हैं, जिसको आप लोग नाभिक या न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें होती हैं, वही उसी परमाणु का क्या होता है, परमाणु भार होता है। और आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वही क्या होती है, केंद्रक के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। आई बात समझ में। या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। दूसरा आता है परमाणु क्रमांक, जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसमें आपने जो पहला नियम पढ़ा था कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, वही यहां पर काम करता है। तो परमाणु क्रमांक के रूप में आप चाहे प्रोटॉन की संख्या को ले लो या इलेक्ट्रॉन की संख्या को ले लो, दोनों ही क्या रहती हैं, किसी भी परमाणु में बराबर रहती हैं। तो आप चाहे प्रोटॉन की संख्या बता दो या इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो, वही क्या हो जाएगा, उस पदार्थ का परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ठीक। जैसे यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की, अपनी बिजली की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा यूज जो अपन घरों में वायरिंग के रूप में करते हैं वो पदार्थ होता है कॉपर। यदि हम कॉपर की बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल में, तो कॉपर को Cu से दर्शाया जाता है, ठीक। यदि हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 29, ठीक। और यदि हम इसके भार की बात करें, ये हो गया क्या अपना, और इसकी यदि हम भार की बात करें तो 64 भार, परमाणु भार, और ये क्या दिया है, परमाणु क्रमांक दिया है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जो परमाणु भार है इसमें आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है, ठीक। इसमें आपको पता है कि क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 64 में से यदि हम 29 को घटा देते हैं तो जो निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी, ठीक। आपको पता है, देखो यहाँ भार में क्या है, प्रोटॉन की संख्या है और किसकी संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो इस 64 में आपको पता है कि जो 29 है वो क्या है, प्रोटॉन है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देंगे तो जो निकल के आ जाएगा वो न्यूट्रॉन की संख्या होगी। जब हम परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो जो निकल कर आ जाएगा, यहाँ कितना बचा, 9 में से हो गया 4 गया, यहाँ पर 5 बचा, 3 हो गया, यहाँ पर 35 आ गया, ठीक। तो जो 35 निकल कर आएगी यहाँ पर वो हो जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। परमाणु भार क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, किसमें किसको शामिल किया जाता है, यहाँ पर आपको समझाया गया है, ठीक है।